जय हिंद दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं शुभम वर्मा। आज से हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशंस के सेट्स करेंगे, पूरे सेट को करेंगे। सुबह सुबह आप जीके जीएस को देखिए और शाम वाले सेक्शन में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पूरा सेट प्रोवाइड कराएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिद्दत से करना है अपने एग्जाम को क्रॉस करने के लिए। पहला क्वेश्चन जो हमारे दिए गए हैं, पहले जीके जीएस के करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर जो आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, क्योंकि बेहतरीन सेट्स करवाने वाले, बेहतरीन क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ऐसे आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं करवाया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है जीके जीएस से, याद रखना सुबह वाले सेक्शन में जीके जीएस का सेट मिलेगा आपको और शाम वाले सेक्शन आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा। पहला क्वेश्चन हमारा जीके जीएस का दिया हुआ है जो 51 नंबर पर है। कह रहा है कि वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे। दोस्त, वंदे मातरम पत्रिका के संपादक अगर जो आप देखेंगे तो सबसे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आया है कि आप लोग अब तक पढ़ते रहते हैं कि अरविंद घोष हुआ करते थे, लेकिन अरविंद घोष के साथ साथ वंदे मातरम पत्रिका को किसने भी लिखा था, तो मैडम भीकाजी कामा रुस्तम ने भी लिखा था। मैडम भीकाजी कामा रुस्तम ने भी लिखा था। जो भारतीय क्रांति की जननी कही जाती हैं, इन्होंने भी लिखा था। और इन्होंने सबसे पहले 1907 ईस्वी में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में अपने तिरंगा झंडा को फहराया था। मतलब विदेशी धरती पर पूछा जाए तिरंगा झंडा को फहराने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो मैडम भीकाजी कामा थी। और ये हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे उनकी निजी सचिव भी थी। क्या ये हमारे दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी थी। और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसी क्रम में 1905 ईस्वी में इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आगे देखेंगे जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के कार्यकाल में किसके कार्यालय में क्रियान्वित हुआ। क्वेश्चन देखिए कितना गजब का लेवल क्वेश्चन का है। कह रहा है किसके कार्यकाल में क्रियान्वित हुआ, ये कैनिंग के कार्यकाल में क्रियान्वित हुआ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो क्वेश्चन दो जो कार्यकाल, जो लाल डलहौजी का कार्यकाल है, ये हमारा 1848 से लेकर 1856 तक का कार्यकाल है। और इसके बाद कैनिंग आता है, ये 1856 से लेकर 1861 का कार्यकाल है। इन दोनों को बेहतरीन तरीके से आप देखिए। जो डलहौजी था, डलहौजी की जो किए गए काम थे वो सब कैनिंग के समय अप्लाई होते हैं। और डलहौजी के किए गए कर्मों की सजा भी कैनिंग को मिलती है, क्योंकि डलहौजी 1848 में लेकर आता है हड़प नीति 1848 में लेकर आया। इसके तहत सबसे पहले 1848 में इसने सतारा को हड़पा, 1849 में इसने जैतपुर संभलपुर को हड़प लिया। क्वेश्चन को नोट करते रहना, बेहतरीन क्वेश्चन हैं। और 1852 में उदयपुर मध्य प्रदेश में जो पड़ता है उसे हड़प लिया, 1853 में झांसी को और 1854 में नागपुर को। तो 1848 से 1854 तक लगातार ये 5-6 जगह बड़ी बड़ी जगहों को हड़पता चला गया। और उसके बाद इसी के समय में डाक सेवा, तार सेवा, सबसे पहली रेलगाड़ी इसी के समय में चली। और इसी के समय में दोस्त याद रखना, इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बिल्कुल बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू किसके समय में हुआ, कैनिंग के समय में हुआ। अब जानते हैं कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति जो कैनिंग के समय में हुई थी, 1857 ईस्वी की क्रांति जो कैनिंग के समय में हुई थी, पूरा परिणाम किसका था, डलहौजी के कार्यकाल था। इसीलिए आपको पता होगा कि भारत का जो पहला वायसराय बना था, लॉर्ड कैनिंग बना था। 1857 की क्रांति के बाद भी कैनिंग को नहीं हटाया गया था। क्यों नहीं हटाया गया यार, जब जानते थे कि इसने कुछ किए नहीं किया था तो सब डलहौजिया का है, इसलिए इसको नहीं हटाया गया था। इसने तो हड़प नीति में तो उसने यहाँ तक कह दिया। सबसे पहले वीर कुंवर सिंह, तो आप देखिए अपने बिहार में वीर कुंवर सिंह आरा से, जो जगदीशपुर था, आरा के पास में जगदीशपुर के ये जमींदार हुआ करते थे। इनसे कहते तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, सीधे कहता तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। बेगम हजरत महल से कहता है लखनऊ हमारा है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। और रानी लक्ष्मीबाई से कहता है कि तुम दत्तक पुत्र को राजा बनने नहीं देंगे। और सिक्किम से तो यहाँ तक कह देता है कि तुम्हारे यहाँ हमारे डॉक्टर से सही से बात नहीं की, इसलिए सिक्किम हमारा है। और जो बहादुर शाह जफर इसमें दिल्ली का शासक किसे भारत में मुगल सम्राट हुआ करता, इसे कहता है तो इतने बड़े लाल किले में क्यों रहता है, तो बाहर जाकर रहे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को अपनोट करते चलेंगे। आपका बहुत बेहतरीन तरीके से समय को यूटिलाइज करने वाले हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। त्रिपुरी संकट आपको पता होगा 1838 ईस्वी में आया, 1839 ईस्वी में आया। 1838 और 1839 जो त्रिपुरी संकट था, ये 2 बार। अब देखिए 1838 और 1839 ये दोनों बार कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्त रहे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी रहे। और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में मतभेद हो गया। मतभेद दोस्त ऐसे हुआ कि महात्मा गांधी जी कहते थे कि नरम दल वाला कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बने, और सुभाष चंद्र बोस जी भड़काऊ भाषण दे दिया करते थे। गांधी जी कहते थे कि भड़काऊ भाषण आप देंगे अगर जो, तो संस्था बैन हो जाएगी और हम अपना काम आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में मतभेद दोस्त थोड़ा हो गया। और इसी क्रम में 1839 ईस्वी में
चुनाव जब लड़े सुभाष चंद्र बोस, तो सामने उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को उतार दिया महात्मा गांधी ने। लेकिन महात्मा गांधी के लाख कहने पर भी पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए और चुनाव जीत लिया सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन उस समय गांधी जी की पार्टी में हैसियत तो आप जानते थे क्या थी उनकी, जो उस समय 14 कार्यमंडलीय सलाह थी, सभी ने पूरी इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस से दुखी हो गए, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नई पार्टी बना ली 1939 ईस्वी में, 1939 में, सॉरी ये सब 1900 की घटना है। 1939 ईस्वी में अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली थी। दोस्तों याद रखना 1838-39 नहीं है, 1938 और 39 ये दो चीज़ें हैं। और 1939 में ही इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। और उसी समय जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो राजेंद्र बाबू बनाए गए थे। राजेंद्र बाबू कहाँ के हैं, बिहार के हैं। बेहतरीन तरीके से याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे, 3 बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 3 बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे दादा भाई नौरोजी रहे थे, जो पहले पारसी अध्यक्ष थे। 1886 में पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा 1854 ईस्वी में उड विज्ञप्ति में अव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था। उड जो घोषणा पत्र आया था, इसमें शिक्षा का लक्ष्य कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर अंग्रेजी हमको रोजगार अवसर दिलाते, अंग्रेजी भाषा के माध्यम पर साक्षात्कार को बढ़ावा देना, ऐसा कुछ नहीं था। भारत में पाश्चात्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी नहीं था। अंग्रेजी माध्यम से कर लोगों को साक्षात्कार को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हो गया। ये कह रहा है कि साइमन कमीशन जब भारत में आया, सबसे पहले देखो साइमन कमीशन बना कब, ये बना था 1927 ईस्वी में और 3 नवंबर 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा। और साइमन कमीशन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारत में हर जगह विरोध किया गया, क्योंकि इसी साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, क्योंकि इसमें 6 सदस्य थे और 6 के 6 सदस्य अंग्रेज थे। यार साइमन कमीशन बना था जो 1919 का हमारे पास भारत शासन अधिनियम आया था, इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बना था। कोई विदेशी आकर हमारे यहाँ 6 लोग आए हमारे यहाँ, पूरे भारत को टहल कर 2-3 महीने में या 2-3 साल में क्या रिपोर्ट दे देंगे, जो क्या विकास देखेंगे। इसीलिए भारतीयों में बहुत व्यापक तरीके से इसका विरोध किया गया और साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ये ऑप्शन नंबर ये सही है। लेकिन आप याद रखेंगे साइमन कमीशन को इंडियन स्टेटबरी कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 1911 ईस्वी में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाई गई। आप यहाँ से समझ चुके होंगे क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले राजधानी हमारी कहाँ थी, कलकत्ता थी। लेकिन कलकत्ता से जो राजधानी दिल्ली लाई गई तो उस समय वायसराय कौन था, हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय हुआ करता था और इसी समय हार्डिंग द्वितीय के समय में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। भारत में अगर जो कोई पूछ लिया आपसे तो कितने दिल्ली दरबार आयोजित, तो 3 दिल्ली दरबार आयोजित हुए 1877 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में किसके समय में हुआ था, बताए को कमेंट करके 1870 ईस्वी में कौन था, क्योंकि आपको हम बता सकते हैं 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय में आया था, तो लिटन के समय में ही 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार पहला नंबर का लगा था। और 1903 ईस्वी में आप जानते हैं विश्व प्रसिद्ध 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हो गया था, यानी कि उस समय कर्जन वायसराय था 1903 के समय। और 1911 ईस्वी के समय हार्डिंग द्वितीय वायसराय हुआ करता था भारत में। लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहले जनगणना हुई थी और मिंटो ने तो सब बंटेधार कर दिया था। 1900 लॉर्ड मिंटो जो था 1900 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, उस समय मार्ले राज्य सचिव था और मिंटो 1909 ईस्वी में वायसराय हुआ करता था। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखें, बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप जो हम बोलते रहे तो वो भी आप लिखने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए तो कह रहा है कौन सी घटना से उनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, तो दांडी सत्याग्रह किया था। दांडी यात्रा तो उन्होंने 1930 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1930 ईस्वी में की थी। और नंगा फकीर इनको कब कहा गया था, 1931 में कहा गया था। आप याद रखेंगे कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कब कहा गया था, हाफ नेक्ड बेगर महात्मा गांधी कुछ नहीं कहा था। तो इंग्लैंड में जब राउंड टेबल हो रहे थे, गोलमेज सम्मेलन हुआ रहे थे, तो 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और कांग्रेस ने एकमात्र 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और उसी में महात्मा गांधी वहाँ पहुंचे हुए थे। और उस समय विपक्ष का नेता हुआ था विंस्टन चर्चिल और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय था मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय, क्वेश्चन रखना कि मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, लेकिन उसमें विपक्ष का था विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और दांडी यात्रा 1930 में तो इनको प्रसिद्धि तो मिल गई थी चंपारण से। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने जो बिहार में किया था, पश्चिमी चंपारण इलाका। वर्तमान आप देखते हैं कि इसी चंपारण को वर्तमान 2 भागों में बांट दिया गया बिहार में, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। फिर भी बिहार का सबसे बड़ा जिला है। आप समझ सकते हैं कि चंपारण कितना बड़ा जिला रहा होगा पहले। तो उसी चंपारण में महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में सबसे पहले प्रसिद्धि इनको यहीं से मिल चुकी थी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ना बेहतरीन तरीके से। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन सुमेलित नहीं है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक सुमेलित हैं। आत्मीय सभा देवेंद्र टैगोर,
और भारतीय ब्रह्म समाज, तो ये प्रार्थना समाज ही सम्मिलित नहीं है। और बाकी हमारे पास जो आत्मीय सभा के संस्थापक देवेंद्र टैगोर थे, और हमारे जो भारतीय ब्रह्म समाज था इसके केशव चंद्र सेन थे। अपने हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं ना, बेहतरीन तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को अंत तक पढ़ने की कोशिश करना। निम्न इसमें किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ? आप जान समझ गए क्वेश्चन, मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और वो शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैल गया और ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ था। तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, काहे की क्रांति, 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, रोटी और कमल इसका जो है प्रतीक बनाया गया था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुई थी और पूरे भारत में आग की तरह फैल गई थी। और मुख्य रूप से इसका केंद्र जो रहा था हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल रहा था, और बाकी बड़े बड़े वर्ग इससे अछूते रहे थे, इसीलिए इस क्रांति की असफलता भी हमारे हाथ लगी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी नस्ली भेदभाव के विरुद्ध नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ये भारतीय कांग्रेस जरूर लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साउथ अफ्रीका में की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्त? साउथ अफ्रीका में की गई थी। और महात्मा गांधी ने की थी, और कब की थी? तो 1894 ईस्वी में की थी। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में, कब? 1893 ईस्वी में एक बहुत बड़ा व्यापारी था गुजरात का, दादा अब्दुल्ला, क्योंकि महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, बैरिस्टर मतलब सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, इनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। वहाँ पर देखा बहुत बड़े स्तर पर नस्ली भेदभाव होता है, मतलब वहाँ पर काले गोरों वाला बहुत बड़ा भेदभाव हुआ करता था। अंग्रेज अपने आप को गोरे कहते थे और वहाँ के जो काले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा सताते थे। इसके लिए नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना नस्ली भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका में की थी। भारत में, अब देखो पॉलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें यही एक नजाकत है, सेट्स में एक ही नजाकत है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको हर जगह से देखने को मिलेगा। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ तक है। अब पहला क्वेश्चन हमारा जो आता है, पहला नीति निर्देशक सिद्धांतों से, मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन है। नीति निर्देशक गांधीवादी सिद्धांत कौन सा था? तो ग्राम पंचायत का गठन। आप देखेंगे जो आर्टिकल नंबर 40 है दोस्त, आर्टिकल नंबर जो 40 है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई। इस ग्राम पंचायत के लिए महात्मा गांधी, जब हमारा संविधान बन रहा था तो महात्मा गांधी और हमारे अम्बेडकर साहब, दो पढ़े लिखे नेताओं में थोड़ी, अम्बेडकर जी कम पढ़े लिखे, अम्बेडकर जी तो खूब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, और महात्मा गांधी वैश्विक नेता, उसमें दोनों में एक होड़ लग गई। अम्बेडकर साहब कहते थे ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी कहते ग्राम पंचायत होनी चाहिए। अम्बेडकर जी कहते थे कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो महात्मा गांधी कहते थे कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। लेकिन तो इसको क्या किया गया, इसको कहा मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको नीति निर्देशक तत्वों में डाल देते हैं। और नीति निर्देशक तत्व मतलब जो राज्य चाहे इसको लागू करेगा और जो राज्य चाहे इसको नहीं लागू करेगा। लेकिन फिर इसकी सबसे पहले टेस्टिंग की गई 1959 ईस्वी में नागौर में, लेकिन वहाँ पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो धीरे धीरे इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया संविधान संशोधन करके। कौन सा संविधान संशोधन करके? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इसको पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों में हमारा ग्राम पंचायत आता है। कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत में? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन महात्मा गांधी के गांधीवादी सिद्धांत पर रहे थे। और भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम के लिए, दोस्त कह रहा है जबरन श्रम के लिए प्रतिबंधित है? हमारा अनुच्छेद नंबर 23। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, जबरन से शोषण को रोकता है तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध या बलात्कार श्रम, अनुच्छेद 23 में जबरन श्रम को रोकता है। 23 और 24 दोनों हैं। संविधान आदेश विधेयक 2022 उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है, तो वो हमारी गोंड के बारे में ऐसा कहा गया है। आप देख रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चीज़ को जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको भी लिखने की कोशिश कीजिए, कॉपी रखिए अलग से सेट कीजिए, क्योंकि इस समय आप टाइम हमारे पास है, पेपर देख रहे हैं हर वक्त बढ़ता जा रहा है, तो हम अपने आप के समय को यूटिलाइज करेंगे। बार बार हर वक्त पढ़ने का मन नहीं करता नहीं चाहिए, तो आप सेट्स को लगाइए, सेट्स लगाएंगे, इससे आपकी जो है कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपको पढ़ने का मन लगा रहेगा। लेकिन इससे किस दोहरे दंड के बारे में, किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा चलाया जाना उसे दंडित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है। इसको हम डबल जियोपर्डी कहते हैं। अनुच्छेद 20(2) में कहा गया कि हम किसी व्यक्ति को अगर जो पकड़े हैं तो उस पर दो, एक ही व्यक्ति पर दो, मतलब एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए दो मुकदमे नहीं, दो बार उसको सजा नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब है यह है कि एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 करंट का क्वेश्चन है। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 जो है, पहले भारतीय राज्य कौन सा बना? इसको राजस्थान लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई कहाड़ियों को अंडाकार श्रृंखला को क्या कहते हैं?
ड्रमलिंग्स इसको कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04% भारत की साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? केरल। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अपना बिहार। बिहार के बारे में भी याद रखें कि सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? बिहार। बिहार भारत में जनगणना के सब देखें किस में आगे है, तो बिहार जनगणना में देखा जाएगा तो जनघनत्व में बिहार का घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है पूरे भारत में। लेकिन यूटी को छोड़कर, वह यूटी को शामिल कर लेंगे तो दिल्ली का सर्वाधिक है। राज्यों में सर्वाधिक किसका है? बिहार का है। अबुनास, मगोहनी और शीशम के पेड़ आप देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर ऐसे पेड़ आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में लिग्नाइट को लेकर सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो अपने पास तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पर डिस्कशन करने की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम बेहतरीन तरीके से करेंगे, बाकी सेट्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। कुल्ल के नाम से जानी जाने वाली सिंचाई पारंपरिक प्रंगता कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपको ऐसे आप सेट जरूर ले लीजिए, नहीं है तो हम आपको इसकी जो है लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, इसका जो पूरा लिंक देंगे। और इसका मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सेट के लिए शाम को आप हमसे जुड़िए, बेहतरीन तरीके से उसको भी आपको देंगे। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जूट कहाँ पर होता है? तो पूर्णिया में। जूट कहाँ होता है? पूर्णिया में। लीची कहाँ होती है? मुजफ्फरपुर में। कहाँ होती है? मुजफ्फरपुर में। जूट कहाँ होता है? पूर्णिया में। गेहूँ चावल कहाँ होते हैं? रोहतास में। चाय कहाँ होती है? चाय बताओ कहाँ होती है? किशनगंज में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? अरवल में। गया सबसे गर्म स्थान, सबसे ठंडा स्थान। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर। बेहतरीन तरीके से बिहार को भी ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। बिहार में गंगा कितने जिलों में बहती है? कितने जिलों में बहती है? 12 जिलों में बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? तो 445 किलोमीटर बहती है। कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर से प्रवेश करती है। कहाँ से बाहर निकलती है? तो कटिहार से बाहर निकलती है और पश्चिम बंगाल चली जाती है, और पश्चिम बंगाल से जाकर बांग्लादेश चली जाती है, और बांग्लादेश के बाद ये अपनी बंगाल की खाड़ी गिरती जाकर नदियों में। तो याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे प्रत्येक चीज़ को। और 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया था? तो आपको श्री कृष्ण सिंह का नाम भी आपको याद रखना होगा, तो साथ में मोहम्मद जुबैर को भी याद रखना होगा। तो इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी आप करके आएंगे। रैंप योजना किसकी सहायता से प्रारंभ हुई थी? तो विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2004-05 के लिए। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? क्वेश्चन याद रखना, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर पटना में रखा गया। कब रखा गया था? तो 1912 ईस्वी में रखा गया था। आपको क्या, बिहार में कांग्रेस का एक ही अधिवेशन हुआ था आज़ादी के पहले? तो आज़ादी के पहले बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 3 अधिवेशन हुए थे। उसमें से पहला कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था बताओ? दूसरा कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था? झारखंड में, प्रत्येक जगह पड़े उस समय 1940 में, जो इस समय झारखंड में पड़ता है, वहाँ हुआ था। तो पहला हुआ था बांकीपुर पटना में, और इसके अध्यक्ष आर एन माधोलकर थे। दूसरा का हुआ था गया में था, और चित्तरंजन इसके अध्यक्ष थे। और तीसरे के अध्यक्ष हमारे यहाँ कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे, क्योंकि 40 से 46 कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। और हमारे करंट का क्वेश्चन मई का है, जो कि मई का करंट हमारा अगर जुलाई में भी एग्जाम होता है तो मई से करंट के क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा। और बेहतरीन क्वेश्चन है अपीलीय न्यायाधिकरण, GST AT इसको कहते हैं। इसके पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार मिश्रा जी को, जो ऑप्शन नंबर में दिया गया है, संजय कुमार मिश्रा बने हैं। और भारत में खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य से की गई है? तमिलनाडु राज्य से की गई है, खगोल पर्यटन की स्थान। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। दोस्त 3 मई को एक रिपोर्ट आई है, करंट से क्वेश्चन को जोड़ेंगे जरा। 3 मई को एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है जो हमारा भारत है, इसकी जो मीडिया है, मीडिया अब 159 नंबर पर आ गई है। इसके पहले कितने नंबर पर थी? एक मिनट सॉरी दोस्त, इसके पहले कितने नंबर पर थी? इसके पहले 161 नंबर पर थी। 2 नंबर का भारी उछाल हमारी मीडिया लेकर आई है। सबसे भ्रष्ट अगर जो भारत देश में देखा जाए क्या है, तो नेता। दूसरे नंबर पर मीडिया। लेकिन अगर जो हमारी नज़रों से देखें तो सबसे भ्रष्ट मीडिया, नेता दूसरे नंबर पर आते हैं। सबसे भ्रष्ट मीडिया, इसकी ये कितने कॉन्फिडेंस में रहते हैं? 180 देशों में। इरिट्रिया 180 नंबर पर है। 180 देशों में 159 161 इनकी रैंक आती है, और वो 20 कन्याएं आती हैं। हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे ये जितना बड़ा चैनल उतना ही बेहतरीन तरीके से देश को बर्बाद किया है इन्होंने। इनको तो बैन कर देना चाहिए भारत देश में। हाल ही में किस देश ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI UPI जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो हमने किससे की है? क्वेश्चन कमेंट करके बनाना। करंट का क्वेश्चन है, देखना कितने तरीकों में बेहतरीन तरीके से करंट को देखा है। और भारत में पहली E-स्पोर्ट अकादमी कहाँ बनाई गई है? तो MP में बनाई गई है, मतलब मध्य प्रदेश में बनाई गई है। कीट बच्छी पौधा कौन सा नहीं है?
ये पौधे, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसी जगह उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। उसी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं, उससे अपने नाइट्रोजन पूरा करते हैं। तो घटपर्णी कीटपर्णी पौधा है, सेंट्रीओ है, लेकिन प्रोथैलेमस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हिट हो जाएगा। कौन सा रेगिस्तानी पेड़ है? तो ताड़। रेगिस्तानी पेड़ की क्या खासियत होती है? जड़ें अधिक गहराई तक जाएंगी, पत्तियाँ पतली निकूली होंगी क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के दौरान कटीली होंगी, और पानी की तलाश में जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं क्योंकि पानी बहुत नीचे स्तर पर होता है। इसीलिए इनकी रेगिस्तानी पौधे की इसी 3-4 विशेषताएं हैं, और वाष्पोत्सर्जन के कारण इनकी जो है पत्तियां कटीली हो जाती हैं। तो ताड़ ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नारियल आपको पता है भारत के दक्षिण में केरल में ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल को प्रदूषित करने के लिए अजैविक प्रदूषक। देखो, जैविक और अजैविक, यहाँ से इस शब्द को पकड़िए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। दो चीज़ें लिखिए, एक तो होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जैविक कौन से होते हैं? जो जीवित उनको जैविक, जो मृत्यु अजीवित। तो हमारे जो बैक्टीरिया हैं इनमें भी जान होती है, शैवाल इनमें भी जान होती है। तो ये दो हमारे ऑप्शन तो हो ही नहीं है। और आर्सेनिक एक तत्व है, ये भी जीवित अजैविक कुछ होता है, जीवित हो सकता है। तो सीधे ऑप्शन नंबर सी हम लगाएंगे, कहाँ जाएंगे वहाँ पर। सिर्फ आप इस शब्द को पकड़ सकते हैं जैविक अजैविक से। प्राथमिक प्रदूषक बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। प्राथमिक प्रदूषक आप देखिए, जो अपना पेपर हुआ था अभी, जो 15 मार्च वाला, जो रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, वही एग्जाम आज तक बिहार सरकार करा रही है। पता नहीं कैसे 2 भर्ती जल्दी जल्दी हो गई थी, पर बीजेपी की सरकार बन गई तो कुछ तो दिक्कत होगी ही। तो अब इसमें प्राथमिक प्रदूषक के लिए बहुत ही सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें ये सारे आते हैं। अब प्रत्येक चीज़ को ध्यान रखते हुए चलिए। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? जैविक ऊर्जा का, ऑर्गेनिक एनर्जी का, इनमें से कोई नहीं है। हमारे पास सूर्य जो है अंतिम ऊर्जा का स्रोत होता है। वही एनओ में किसका उपयोग? वही शोधक, एयर प्यूरीफायर के रूप में किया जाता है। वही एनओ में एयर प्यूरीफायर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब घटक, जो हमारे अब घटक हैं, पोषण स्तर 4 पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? पोषण स्तर 4 पर आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्रोड्यूसर आएगा, उत्पादक आएगा, फिर उपभोक्ता नंबर 1, फिर उपभोक्ता नंबर 2, उपभोक्ता नंबर 3 और उपभोक्ता नंबर 4। इन सब के द्वारा जो बची हुई चीज़ होती है उनको घटक करके समाप्त कर देता है, और फिर से मिट्टी में मिला देता है, और फिर से वो चीज़ नया प्रोसेस चक्र प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इसको घटक पोषण के स्तर 4 पर पहुँचता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक को पहले देखिए। साइंस का क्वेश्चन है, विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौट सकता है तो उसका विस्थापन शून्य नहीं होता। ये देखो, नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? कोई वस्तु विस्थापन, जब वस्तु अपने स्थान पर लौटाए, भले ही कितना भी चल के लौटाई हो, लेकिन विस्थापन शून्य होता है। और ये दोनों चीज़ें आपस में सही हैं। अगला क्वेश्चन में से कौन सा ठोस पृष्ठ को गीला नहीं कर सकता है जब स्पर्श कोण का मान 90 अंश से बड़ा हो? और किसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के 4 अंग, ये दीर्घवृत्त एक बना हुआ है। आप मैथमेटिक्स का जो क्लास 10th में लिए होंगे तो जानते हैं दीर्घवृत्त होता है। और दीर्घवृत्ताकार में यहाँ पर v1 वेग से और v2 वेग से, तो v1 v2 के बीच में संबंध को प्रदर्शित, कैसा प्रदर्शन क्या रहेगा? तो v1 ग्रेटर देन v2 हो जाएगा हमारे पास। वह रासायनिक यौगिक कौन सा है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है? उसको हम द्विअंगी कहते हैं। जहाँ डिस्कशन करने वाला होगा हम ऑटोमेटिक क्वेश्चन को करेंगे, वैसे हम ऐसे ही करते चलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन हैं, प्रत्येक सेट को बनाएंगे, और शाम को मैथमेटिक्स से जुड़ना नाम बोले, मैथमेटिक्स रीजनिंग को एक ही क्लास में दे देंगे। आपको जितने समय में करना है उतने समय में क्वेश्चन को करना सिखाएंगे आपको दोस्त। आप 10 सेट करिए तो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, जुड़िए तो हमारे साथ। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बताइए? 2 परिवर्तन होते हैं, एक तो रासायनिक परिवर्तन, एक होता है हमारे पास भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नए तत्व का निर्माण होता है, नए तत्व का निर्माण होता है, और नए तत्व से फिर पुराना तत्व बनता भी नहीं है। और निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन बिल्कुल होगा, नए एंथैल्पी में परिवर्तन बिल्कुल होगा। रासायनिक गुण में परिवर्तन भी होगा। यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 93 है, मतलब 93 नंबर है, कौन से परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बड़ी कमी नहीं हुई है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन की सबसे बड़ी कमी कौन सी नहीं है? तो आकस्मिक जीवन में रिसाव का जोखिम, ये कमी है इसकी। विद्युत उत्पादन को इसकी कमी नहीं है। विद्युत उत्पादन हमारे लिए एक उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पत कोशिका तथा प्राणी कोशिका के अंतर, कि इसका कोशिका भित्ति के अंतर होता है। ऑप्शन नंबर इसका हम लगा कर चलते हैं। और बीजों का अंकुरण क्या कहलाता है? जब वे फल के अंदर ही होते हैं। क्या कह रहा है कि बीजों का अंकुरण क्या कहलाता है? जब वे फल के अंदर ही हो जाता है तो उसको वो वेरी कहते हैं। और बी वेरी क्या कहते हैं? अच्छा सॉरी, एक मिनट, जो फल के अंदर हो रहा है तो बी वेरी कहते हैं, और फल के बाहर जब होता है तो बी वो वेरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड का 5 कार्बन तत्वों में संलग्न होना, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक
देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1946 तक सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। और यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 ईस्वी में एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दिल्ली अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कौन से अधिवेशन में दोस्त? दिल्ली अधिवेशन बने थे। उस समय सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखेंगे, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब बने? तो 1923 में दिल्ली अधिवेशन में बने थे। सबसे लंबे समय तक कब रहे? तो 1940 से 46 तक रहे थे। बक्सर का ईद 18 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का ईद हुआ था। बक्सर का ईद हुआ था। उत्पादन के लिए आवश्यक औजार मशीनें हमारे पास क्या है? ये स्थायी पूंजी के उदाहरण हमारे पास हैं। काहे के उदाहरण है? हमारे पास स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं। और नीचे दी गई घटनाओं को कालानुक्रम, ये घटनाएं तो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए, ऐसी याद होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन कब चला? 1 अगस्त 1922 को चला। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। चलो प्रत्येक चीज़ को लिखो। 8 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। डेट सहित आपको याद होना चाहिए। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। और चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हो गया था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो इसको आप कालानुक्रम तो आप लगा सकते हैं, बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। इतना आप समझदार हैं। एक क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे कैसे, कौन सा ऑप्शन का सही है, आप कालानुक्रम में लगाइए। अब इसमें आप देखिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, कुछ नहीं इसमें ऐसा करने लायक बचा है, प्रत्येक डेटा आपको हमने बता दी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूर्वभूत INA नेता मतलब इंडियन नेशनल ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया था। तो शहनवाज और सहगल पर तो लगा था, मोहन सिंह पर नहीं लगा था। ये मोहन सिंह जो थे इनके ऊपर नहीं लगा था, लेकिन शहनवाज सहगल पर लगा था। इनके ऊपर तो हाईकोर्ट का मतलब लाल किले का मुकदमा भी चला था, जिसकी पर भी कैलाशनाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू से वकीलों ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा 102 नंबर है, 102 नंबर है, जो कि हमारा संविधान से लिया गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है तो राज्य के नीति तत्व को लागू किया जा सकता है? नहीं लागू किया जा सकता है। राज्य के नीति तत्व को जो राज्य चाहे लागू करे, जो राज्य का चाहे नहीं लागू करे। नीति तत्व कब आते हैं? तो हमारे भाग नंबर नीति निषेध तत्व जो हमारे हैं ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। इनके बीच में जो चीज़ें लिखाई गई हैं, कोई भी राज्य चाहे तो लागू कर सकता है, कोई भी राज्य चाहे ना लागू करे, वो आज भी ऐसे ही कंपलसरी संविधान में लिखित है। लेकिन मौलिक अधिकार क्या कोई राज्य छोड़ सकता है? नहीं लागू कर सकता है। यही है जो हमारे संविधान द्वारा लागू कर सकता है। और मौलिक कर्तव्य में भी सेम फंडा प्ले होता है। भाग 4A में अनुच्छेद 51 का में है। और मौलिक अधिकार जो हमारे कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और भाग 3 में है। कहाँ है? भाग 3 में है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार हमारे। भाग 3 अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे पास है। प्रत्येक चीज़ को आप ऐसे ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य के नीति निषेध तत्व के तहत अनुच्छेद नंबर 42 मातृत्व लाभ मतलब कोई भी अगर जो औरत या लेडीज़ जो काम करती है, सरकारी विभाग में काम करती है, प्राइवेट विभाग में काम करती है, तो उसको अगर जो प्रेग्नेंट है तो उसको अवकाश लेने का समय मिलेगा। बिल्कुल दोस्त मिलेगा। अनुच्छेद 42 के तहत 2 बच्चों तक उसको जो है अवकाश मिलेगा। डिलीवरी टाइम उसको 2 बच्चों तक मिलेगा। यही क्वेश्चन कह रहा, बाकी ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो आप पढ़ ना पाएँ। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर इसकी व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समाप्त करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी बन जाएगा? आवेदन समर्पित करने के 7 दिनों के बाद। 7 दिनों तक अगर जो आपने दे दिया तो आप मुखिया नहीं रहेंगे, आप सदस्य नहीं रहेंगे। अगर जो अपने मुखिया को आपको अपने आप का लेटर दे दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति बताइए जो निर्भय चुने गए? तो आप याद रखेंगे S राधाकृष्णन, M हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल जो थे, ये जो है चुने गए थे। कैसे? निर्भय चुने गए थे। और भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं ये। तो हमारे 3 उपराष्ट्रपति हो गए। और राष्ट्रपति उम्मीद करते हैं आपको याद होगा, क्योंकि ये नीलिमा संजीव रेड्डी जी थे। नहीं याद है तो आप लिख लीजिए, आज के बाद मत भूलना। मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जुड़ने वाले कौन से हैं?
तो स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पर दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता, इन दोनों को जोड़ा गया है। 5846 किलोमीटर की रोड के द्वारा जोड़ा गया इन दोनों को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। मेट्रो शहर ऐसे मत याद रखना कि मेट्रो शहर तो जहाँ पर मेट्रो चलती है, ऐसे तो मेट्रो कानपुर में भी चलती है, जयपुर में भी चलती, ऐसे मेट्रो सिटी नहीं होते हैं। मेट्रो सिटी मतलब जिनकी आबादी 10 लाख हो चुकी थी उनको मेट्रो सिटी कहा गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेट्रो सिटी 7 हैं। बिहार में मेट्रो सिटी मात्र और मात्र एक पटना है, और बिहार से अलग हुआ झारखंड में मेट्रो सिटी 2 हैं, जमशेदपुर और धनबाद। लेकिन रांची नहीं लगाएगा कोई, रांची नहीं लगाएगा कोई। भारत में कुल मिलाकर 51 मेट्रो सिटी हैं। सबसे पहली मेट्रो सिटी कलकत्ता बन गई थी दोस्त 1951 ईस्वी में ही। कब बन गई थी? 1952 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1901 में ही बन गई थी मेट्रो सिटी कलकत्ता। 1900 में ही बन गई थी, मतलब 10 लाख इसकी आबादी हो चुकी थी दोस्त। प्रत्येक चीज़ को लिखते रहेंगे, याद रखते रहेंगे। इनसे कौन सा मेघालय के पठार का उपमंडल नहीं है? गारो घासी जयंतिया पहाड़ियाँ, और गारो घासी जयंतिया पहाड़ियाँ, और गारो घासी जयंतिया पठार, गारो घासी जयंतिया जनजातियाँ, सब मेघालय में है। लेकिन धनसिरी कहाँ है बता दे कोई, धनसिरी कमेंट करके बता दे कोई कहाँ है। ये तो पक्का है कि मेघालय में नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य के दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा हुआ नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं है, क्योंकि आप जब भारत का मैप ड्रा करने जाएंगे तो जो दक्कन का पठार है वो भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में है, और मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह आपको पता होगा कि अगर जो ये हमारा सूर्य है, थोड़ा चीज़ों को लिखना, अगर ये हमारा सूर्य है और ये हमारा बुध है, सूर्य बुध, एक मिनट दोस्त, सूर्य के बाद चलो सीधे हम देखते हैं, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य हमारा पाया जाता है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फिर से कहेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे सादे पेज को लेकर। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा से दक्षिण अफ्रीका मत लगा देना, है तो अफ्रीका में, लेकिन उत्तर अफ्रीका में। कहाँ है? उत्तर अफ्रीका में है। और सहारा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कमेंट करके बताए कोई। क्वेश्चन नंबर 112, अंतिम रूप से पहचाने जाने का सही कारण है? किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का मतलब फिर बिकी है, फिर बिकेगी। कौन से है? खरीद के वक्त शासन किया जाता है, और इसे पुनर्चकित के दोबारा निरूपण नहीं किया जाता है। निर्माता इसे आगे संसाधित नहीं, बस हाँ, निर्माता इसे आगे संदेह नहीं करता है। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन हम लोग इसको कहेंगे। निम्न से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक फसल के रूप में जानी जाती है? तो बीटी कपास। बीटी कपास जो होता है काली मिट्टी में होता है, रेगुर मृदा इसको कहते हैं। सर्वाधिक कपास बताओ कहाँ होता है? भारत के गुजरात राज्य में होता है, याद रखना। मूंगफली भी भारत में सर्वाधिक गुजरात में होता है। प्रख्यात जो नृत्यांगना रुक्मिणी देवी रेंडेल हैं, ये भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना थी, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में मिल चुका था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्राम और लघु उद्योग समिति को के रूप में जाता है डीके कर्वे समिति के रूप में, इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी योजना सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से समझ नहीं है? तो उज्ज्वला योजना। इसमें कोई पैसे की बात मोदी जी ने नहीं की थी। उज्ज्वला योजना 2016 में प्रारंभ हुई थी दोस्त। कब शुरू हुई थी? याद रखना, उज्ज्वला योजना जो प्रारंभ हुई थी 2016 में प्रारंभ हुई थी, और इसमें कहा था मोदी ने तुमको सिलेंडर देंगे, और दिया भी। ऐसी बात नहीं, मोदी जी ज़्यादा नहीं बोलते हैं। बाकी चुनाव में तो हारते हारते बची इज्जत बची है मोदी जी की, कैसे हो। बाकी उत्तर प्रदेश में तो बंटाधार इनका हो गया। भारत में पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट का परियोजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? तो HP हिमाचल प्रदेश से किया गया है। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड, करंट के क्वेश्चन में टाइम क्या लगाएं यार दोस्त? पूर्णिमा देवी वर्मन, इनको लगातार दूसरी बार मिला है। लगातार तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी बार में 2008 में इसको पहले मिल चुका है। हाल ही में जारी अस्त व्यस्तकर हवा वाले शहरों में कौन सा जगह शीर्ष पर है? तो हमारा काठमांडू नेपाल की राजधानी है। बाकी बेगूसराय की भी स्थिति बहुत खराब है, बिहार के बेगूसराय की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हमारा काठमांडू भी है, काठमांडू ही है। गगन शक्ति का आयोजन क्या किया गया है? पोखरण राजस्थान में किया गया है। आप जब राजस्थान का मैप दोस्त, जब राजस्थान का मैप ड्रा करते हैं तो आप क्या ड्रा करते हैं? राजस्थान के मैप में जब आप देखते हैं, राजस्थान का मैप जब आप ड्रा करने जाते हैं तो आप ये मान लो ये राजस्थान का मैप है, यहाँ पर जैसलमेर स्थित है। पोखरण जैसलमेर में ये पूरा इलाका जो है पूरा बालू से भरा इलाका है। इस राजस्थान को अगर जो आप यहाँ से 2 भागों में बांट दो दोस्त, एक सेकंड, एक बार सही से मैप ड्रा करके चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं राजस्थान के बारे में थोड़ी सी। इसमें देखिए, अगर जो इस राजस्थान को यहाँ से काटते तो इस वाला क्षेत्र जो है पूरा बालू माटी से भरा हुआ है, और बालू से भरा हुआ है, और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा परीक्षण किए जाते हैं भारत में। भारतीय सेना की टुकड़ियाँ भी रहती हैं, और ये सीमा पाकिस्तान से रहती है, तो सीमा यहाँ पर तो सेना रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि नल्ला पाकिस्तान साइड में हमारे है। अप्रैल 2024 में संघर्ष कजाकिस्तान में हुई थी। और कार्बन डेटिंग की संकल्पना किस क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी? 1997 में। और सुपोषण के द्वारा सबसे अधिक किसे क्या हो जाता है? तो नाइट्रोजन की अधिकता से सुपोषण हो जाता है, मतलब
ज़्यादा नाइट्रोजन होंगे तो सुपोषण भी खराब होता है, यूट्रोफिकेशन इसको कहते हैं। और एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास कितना होता है दोस्त? 90% होता है। दिमाग सही हो जाएंगे आपको इस क्वेश्चन को देखकर। 90% ह्रास होता है क्योंकि 10% एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की ऊर्जा 10% ही पहुंचती है, 90% उसका ह्रास हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड की किस सीमा तक रेडियो सक्रियता को अवशोषित कर सकती है? ये क्वेश्चन ज़रा दोस्त इसमें भी हमें सही नहीं लगा और हमें इसका क्वेश्चन भी आंसर भी सही से नहीं मिला। आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। आर्थिलिट विषाक्तता एक नया क्वेश्चन है। आर्थिलिट विषाक्तता पॉइजनिंग क्या है? तो प्लम्बिरम है, याद रखेंगे। और जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन है। क्या है? उत्परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समतल कांच की टुकड़े को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है तो सबसे न्यूनतम उठाक प्रतीत कौन सा होता है? आप जब ये त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज आपने देखा होगा, और जब इस पर जो है प्रकाश की किरण डालते हैं तो कोई कम विचलित होता है, कोई ज़्यादा। सबसे कम विचलित होता है लाल रंग का प्रकाश, तो सबसे न्यूनतम उठा भी कौन सा होगा? लाल रंग का प्रकाश। जिसकी चाल, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसका विचलन कम होगा। और लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा प्रणालिका के रखने पर चुंबकीय दिशा सभी डोमेनों के परमाणु के बराबर होगी। तार के प्रतिरोध का, अब तार के प्रतिरोध, अब इस क्वेश्चन को पढ़ना है तुम्हें। तार का प्रतिरोध क्या होता है? तार का प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद्युत अनुपाती होता है। तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है आर प्रोपोर्शनल टू लंबाई के समानुपाती एल होता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद्युत अनुपाती होता है। बस किस तत्व के तुल्यांकीय भार और संयोजकता का गुणनफल प्रमाण भर करता है? एक भार एक जैसी केतलियों को, क्या लिखा हुआ है? 4 एक जैसी केतलियां ली इन्होंने और समान मोटाई की ली। विभिन्न धातु उनके अलग अलग धातुओं से बने हैं लेकिन मोटाई इनकी समान है। 4 केतलियां इन्होंने ली है और कह रहे हैं कि खाना इनमें बनाना चाहते हैं। मान लो इसमें कोई खाना पकाना चाहते हैं। क्वेश्चन पर मत जाइए, इसकी मेंटालिटी पर जाइए, पूछ क्या रहा है। तो जल सबसे पहले कौन सी धातु की केतली में उबलेगा? कॉपर की केतली में उबलेगा। ये कह रहा है कि ऊष्मा का सबसे बेहतरीन कंडक्टर कौन है? ये तुमसे नहीं पूछ रहा है कि पानी कब उबलेगा, ये तुमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन की गहराई को देखिए आप, वो आप नहीं पढ़ेंगे जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अपने दिमाग समझेंगे कि पूछने की कोशिश क्या कर रहा है। ये पूछने की कोशिश कर रहा है दोस्त कि ऊष्मा का बेहतरीन अवशोषक कौन, हम ऑब्जर्वर कौन हमारे पास है। वसाओं और क्षारों की प्रक्रिया से क्या हमारे पास बनते हैं? तो वसाओं और क्षारों की प्रक्रिया से साबुन और ग्लिसरॉल हमारे पास बनते हैं। तेल और साबुन मत कर देना, गलत हो जाएगा। और शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस से शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। इसे ही हम लोग कहते हैं प्यार मोहब्बत की ग्रंथि भी इसे कहते हैं इसी से प्यार जगता है। यही प्यार मोहब्बत की ग्रंथि हाइपोथैलेमस है। सेरेबेलम भी मस्तिष्क का हिस्सा है, थैलेमस भी मस्तिष्क का ही हिस्सा है। और वह गुण कौन सा जो विफोन पीढ़ी से प्रभाव डालता है? स्पष्ट रूप से अनुवांशिकी कहलाता है इसको। और 4 शब्द दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सा ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बनाना जरा देखना कि क्या आपकी दशा खराब हो रही है क्वेश्चन को सनखा से संबंधित नहीं है। तो एक रीजनिंग और मैथ्स अगर जो आप करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से हमसे जुड़ें और प्रत्येक क्वेश्चन को शिद्दत से करेंगे। रुक्मणी पब्लिकेशन के प्रत्येक सवाल को आपको करवाएंगे। 15 के 15 सेट आपको करवाएंगे। रोज आपको 2 सेट, 1 सेट, 2 सेट का मतलब नहीं, सेट 1, लेकिन शाम को मैथ रीजनिंग और सुबह आपको जीके जीएस। इतने बेहतरीन तरीके से डिस्क्रिप्टिव रूप से सेट तो आपको किसी ने नहीं करवाएगा दोस्त। बेहतरीन यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सेट पड़े हमने देखे हैं, लेकिन हमने जब देखा कि क्या हालात हैं इसीलिए हमने सेट को करवाया। इससे क्या होगा? रिवीजन आपका बेहतरीन होगा। सेट नंबर 1 है, एक कॉपी लेकर रखिए और यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन कौन से नहीं बन रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं उसमें भी आपको कोई दिक्कत लगे कमेंट करिए और हमारे से जुड़िए। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलेंगे अपने मैथमेटिक्स की क्लास में मिलेंगे बेहतरीन तरीके से। जय हिंद दोस्त, जय हिंद दोस्त।